पलक और राहुल एक दूसरे को टूटकर चाहने लगे थे और ये बातें ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकी क्योंकि पलक और राहुल एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। लेकिन दोनों की जातियां अलग अलग थी। लेकिन दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते थे कि उन्होंने न समाज की सोची, न घर वालों की सोची, न किसी और चीज की सोची। अचानक एक दिन राहुल पलक के घर पहुंच जाता है और पलक के माता पिता से मिलता है और अपने दिल की सारी बातें पलक के माता पिता से वो कह देता है। अब उसके माता पिता एक बार सोच में पड़ते हैं। पिता थोड़ा गुस्सैल मिजाज से थे, फौज के रिटायर थे, तो पलक को बुलाते हैं। पलक आती है। पलक से पूछते हैं कि क्या इस लड़के को जानती हो? तो पलक कहती है, हाँ पिताजी, ये तो मेरे स्कूल में पढ़ने वाला, मेरे साथ में ही पढ़ने वाला, बल्कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त राहुल है। तब पलक के पिताजी कहते हैं कि पढ़ते तो तुम दोनों साथ में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कह रहा है कि ये तुम्हें बहुत चाहता है। अब पलक एक बार अपने पिताजी के चेहरे को देखती है और उनके बर्ताव को अच्छी तरीके से महसूस करती है, जानती है कि पिताजी कहीं उखड़ ना जाए, इसलिए वो अपनी दिल की चीजों को छुपाना चाहती है। लेकिन वो दिल को चीजों को छुपाना जरूर चाह रही थी, लेकिन माँ बाप ऐसे होते हैं दोस्तों जो चेहरे की बनावट को, चेहरे की रंगत को पहचान जाते हैं। और शायद पलक के पिताजी भी अपनी बिटिया की चेहरे की जो लालिमा थी उसको देखकर अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि हाँ, पलक भी राहुल से उतना ही प्यार करती है। खैर, अब जब ये सब बातें होती है तो घर के बगल के 2-3 लोग और इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन रिटायर्ड फौजी के चेहरे को देखते हुए लोग सीधा अपने घर को चले जाते हैं। अब राहुल को पलक के पिताजी बैठाते हैं, बड़ा मान सम्मान देते हैं और पूछते हैं कि बेटा आगे का इरादा क्या है? तो कहता है कि अंकल जी, आगे का इरादा यही है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी दूसरे कास्ट का हूँ, किसी दूसरे जाति का हूँ, इसलिए जो हमारे समाज की प्रक्रिया है, हमारे समाज का बंधन है, उस हिसाब से हमारी शादी हो नहीं सकती है। तो वो कहते हैं कि क्या तुम मेरी बिटिया को खुश रख पाओगे? तो राहुल कहता है बिल्कुल खुश रख पाऊंगा। तब उसके पिताजी पलक को बुलाते हैं। पलक कहती है कि हाँ पिताजी, मैं खुशी से इसके साथ रहने के लिए राजी हूँ। और फिर दोनों की शादी तय हो जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। अब पलक दुल्हन बन के राहुल के घर आ जाती है। राहुल के घर वो हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करने लगती है। जैसे तैसे 5-7 महीने का वक्त गुजर जाता है दोस्तों। उसके बाद उसकी पत्नी पलक अब गर्भवती हो चुकी थी, उसके पेट में एक नन्हा बच्चा आ चुका था। और इधर राहुल की दुश्वारियां और बढ़ चुकी थी क्योंकि राहुल के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। और राहुल अब इस स्थिति में आ चुका था कि अगर वो परदेश जाकर कमाई करता 10-12 हजार रुपए नौकरी की, तो उसका कुछ नहीं होना था। इसलिए वो अपने एक विदेश में रहने वाले, सऊदीया में रहने वाले एक दोस्त से बात करता है और कहता है कि भाई मुझे भी बुला लो। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा था, संयोग ऐसा था कि उसके दोस्त की कंपनी में, जहां पर उसका दोस्त सऊदीया में नौकरी किया करता था, जॉब किया करता था, वहां पे एक वैकेंसी खाली होती है। तो वो कहता है कि राहुल भाई, मैं आपको यहाँ पे नौकरी तो लगवा दूंगा, मैं यहाँ से तुम्हें वीजा भेज दे रहा हूँ, पासपोर्ट वगैरह बनवा लो। अब आनंद फानन में राहुल अपना वीजा और पासपोर्ट सब कुछ जल्दी जल्दी तैयार करवा लेता है। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज और कौंध रही थी कि इधर वाइफ की डिलीवरी है, उसे बच्चा पैदा होना है, अब कैसे होगा? लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही होशियार थी, बहुत हिम्मती थी। वो राहुल से कहती है कि ऐसा है कि तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और वो समय आता है दोस्तों, हवाई जहाज पे बैठकर सऊदी अरबिया कमाने चला जाता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी आने वाली संतान और उसके बीवी बच्चे और उसके घर वाले खुशी हो। दोस्तों, आगे क्या हुआ? बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही सामाजिक कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने के पहले आपसे मेरा बस वही छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी ऐसी दिल को छू लेने वाली सामाजिक कहानियां मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों, अब सबसे पहले उन लोगों का नाम, कहानी शुरू करने के पहले, जिन लोगों ने पिछली वीडियो पर अपना प्यार, कमेंट, सपोर्ट दिया था, और आपको बता दूं कि इस कहानी को सुनने के बाद अगर आप कमेंट करिएगा तो आप बताइएगा कहानी कैसी लग रही है, और कहानी आप किस मोहल्ले से, किस जिले से, किस राज्य से और किस प्रदेश से देख रहे हैं, और आपका नाम क्या है, पूरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा दोस्तों। फिलहाल शुरू करता हूं उन लोगों का नाम।
उसके बाद कहानी भी शुरू करनी है, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाता है और फिर आप लोगों का ही कमेंट आता है कि भैया आप कहानी को बहुत लंबी ले लेते हो, बहुत ज़्यादा खींच कर ले लेते हो। तो उनका नाम है मधु तिवारी। आज मेरे पास जो नाम है उनमें नाम ही आए हैं, स्थान का नाम एक ही दो लोगों ने लिखा है। तो मधु तिवारी हैं, सीलू ठाकुर हैं कन्नौज से, बलबीर सिंह हैं सिरसा हरियाणा से, फहीमुद्दीन हैं, नवदीप हैं, अनिल कुमार त्रिपाठी जी हैं, राकेश सिंह हैं, अमरजीत डांगर हैं, ये है महेंद्रगढ़ हरियाणा से, संतोष पांडे हैं इलाहाबाद से, और सभाजीत यादव हैं बनारस से, आरिफ खान है राजस्थान से, दिनेश यादव हैं नया भारत 001 है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, संजय तिवारी है इंडियन आर्मी गोंडा से। आप लोगों का प्यारा सा कमेंट पिछली वीडियो पर हमें प्राप्त हुआ था, आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत तो कहानी में अगर यहाँ तक आए हैं तो कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा, बिना देरी किए, बिना आपका समय जाया किए हम कहानी को वहीं से फिर से शुरू करते हैं जहां से कहानी हम छोड़ कर आए थे। अब इधर राहुल सऊदीया पहुंच जाता है, अपने उस मित्र से मिलता है, उसका मित्र उसे नौकरी लगवा देता है और फिर वो नौकरी करने लगता है। 2-3 महीने बाद उसको एक खुशखबरी मिलती है कि उसकी पत्नी ने एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया है, यानी कि साक्षात उसके घर में लक्ष्मी आ चुकी हैं और उस बिटिया का नाम भी वो लक्ष्मी रखता है और उस बिटिया को लक्ष्मी की तरह मानने लगता है। क्योंकि राहुल जो बेरोजगार था शादी के पहले, जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी, और उसके शादी होने के बाद देखिए वो अच्छी तरीके से सेट हो गया। अब धीरे धीरे समय कटने लगता है, इधर राहुल सऊदीया में पैसा कमाने लगता है और अपनी वाइफ को जरूरतों के लिए पैसा भेजने लगता है, घर में सब सुख शांति से गुजरने लगता है। और धीरे धीरे 2 साल का समय कब गुजर जाता है दोस्तों, दोनों में किसी को पता नहीं चलता है। दोनों दिन रात वीडियो कॉल पर बातें करते थे और फिर वो दिन आ जाता है जब राहुल अपने वतन भारत वापस आ रहा था। अब पत्नी को जब वो सरप्राइज देता है, पहले वो नहीं बताता है कि मैं घर आने वाला हूं। जिस दिन उसे फ्लाइट पकड़नी थी वो वीडियो कॉल पे अपनी पत्नी को बताता है, अपनी पत्नी पलक को बताता है कि पलक मैं आज वतन वापस आ रहा हूं। और फिर जब वो सऊदीया से इंडिया वापस आता है, जैसे घर पहुंचता है सबसे पहले अपनी बिटिया को गले से लगाकर झूमकर प्यार करता है। और उसके बाद वो 2-4 दिन रहता है। इस बीच उसकी साली की शादी थी, वो अपनी साली की शादी में अपनी पत्नी पलक को लेकर जाता है, बिटिया छोटी थी। अब जब वो अपनी ससुराल जाता है अपनी साली की शादी में, तो उसकी ससुराल उसके घर से काफी दूर थी, 200-300 किलोमीटर दूर। 200-300 किलोमीटर वो अपनी कार को ड्राइव करके जाता है और उधर उसकी साली की खूब बढ़िया से धूमधाम से शादी होती है। और शादी होने के बाद जब वो घर वापस लौट रहा था तो उसकी बिटिया चूंकि छोटी थी और ससुराल में बारात आई थी, लोग थके थे, परेशान थे, खाने पीने का उतना अच्छे से इंतजाम नहीं हो पाया था। तो इसलिए पलक जब अपने मायके से ससुराल आ रही थी अपने पति राहुल के साथ, तब उसने अपने बच्चे के लिए दूध भी नहीं लिया था। उसने ये सोचा था कि रास्ते में कहीं दूध ले लेंगे चल के, लेकिन रास्ते में दोस्तों कहीं दूध नहीं मिलता है। अब बिटिया बहुत रो रही थी, रास्ता सूना साना था, काफी 100 किलोमीटर तक, दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। बिटिया बहुत तेजी तेजी से रोए जा रही थी। अचानक उम्मीद की एक किरण दिख जाती है। राहुल देखता है गाड़ी ड्राइव करते हुए, कार चलाते हुए, कि जिस रास्ते से वो गुजर रहा है उसी के बगल में एक सूना सानी सी जगह में छोटा सा एक छप्पर, उस छप्पर में बैठी हुई एक 15-16 साल की लड़की, जिसके पास महज 10-12 तरबूज होंगे, वो तरबूजों को बेच रही है। और राहुल ये सोचकर परेशान था कि सुनसान इलाके में जहां से गाड़ियां बड़ी स्पीड में बड़ी तेजी के साथ गुजर रही हैं, इस छोटी सी बिटिया का तरबूज कौन खरीदता होगा। हालांकि वो अपनी गाड़ी जैसे ही वहां पर खड़ी करता है तो वो लड़की जो तरबूज बेच रही थी उसके चेहरे में, उसके आंखों में चमक आ जाती है। शायद वो ये सोचती है कि चलो कोई तो ग्राहक आया। और राहुल भी ये सोचकर गाड़ी रोकता है कि चलो बिटिया को तरबूज तो खिला नहीं सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा रस निकाल के पिला सकते हैं बिटिया को। ऐसा सोचकर वो दाम मोल भाव करने लगता है। वो लड़की से पूछता है कि बिटिया तरबूज का क्या भाव है। तो वो कहती है कि भाई साहब तरबूज 50 रुपए का एक तरबूज है। तो वो कहता है कि ठीक है, मुझे एक तरबूज दे दो। अभी वो तरबूज लेने के लिए
अपना हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक देखता है उसकी पत्नी पारुल कार के दूसरे गेट से दरवाजा खोल के बाहर आ रही है। और जब ये देखता है तो अपनी पत्नी से कहता है तुम बाहर क्यों आ रही हो? तो उसकी पत्नी निकलती है। अब उस बिटिया के पास जाती है जो तरबूज बेच रही है, तो कहती है कि तुम तरबूज इतना महंगा काहे दे रही हो? ये तो बहुत महंगा दे रही हो, 50 रुपए में एक तरबूज बहुत महंगा है, हमें नहीं चाहिए। अब राहुल अपनी पत्नी को शांत कराता है कि कोई बात नहीं, मजबूरी में है, ये भी बेचारी किसी घर की बेटी है, गरीब है, अभी इसकी उम्र ही कितनी है, ले लेने दो मुझे तरबूज। तो कहती है नहीं, वो उस बिटिया से कहती है पलक कि 50 रुपए में नहीं, अगर 40 रुपए में तुम्हारा पड़ता पड़ रहा हो तो दे दो। अब वो कहती है कि तरबूज बेचने वाली की नहीं, 50 रुपए में नहीं हो पाएगा आंटी जी, आपको अगर लेना है तो बहुत ज्यादा मैं कर सकती हूँ कि 45 रुपए का दे सकती हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, 45 रुपए में नहीं। तो वो तरबूज बेचने वाली बिटिया कहती है कि देखिए, मुझे 44 रुपए में ये मार्केट से खरीदा है मैंने इकट्ठे 7-8 तरबूज, और मैं गरीब घर की बेटी हूँ, मुझे 1 रुपया बचना है। अगर ऐसी कोई बात आपको लग रही है कि मैं इसमें ज्यादा कमा ले रही हूँ तो कोई बात नहीं, आप मत लीजिए। अब इतना जब दोनों की बातें ही होती रहती हैं, पलक की और उस तरबूज बेचने वाले की, और ये सब राहुल सुन रहा था। राहुल सोच रहा था कि उसकी पत्नी भी यार ना कितना निगोशिएबल करती है, कितना चीजों में मोल भाव करती है। क्या जरूरत है, एक गरीब से 1-2 रुपया कमा रही है तो कमाने दो। ये सब सोच ही रहा था राहुल कि अचानक उस लड़की को जो तरबूज बेच रही थी, क्योंकि जब उसकी पत्नी निकली थी कार से तो अपनी बच्ची को वही पीछे वाली सीट पर तौलिया डालकर उसे वहां पर सुला कर आई थी, तो बच्ची उठ गई थी, रो रही थी। तो वो कहती है बिटिया कि क्या आपके कार में कोई बच्ची भी है? तो वो कहती है हाँ। तो कहती है ठीक है, अगर आपकी ऐसी बात है तो तरबूज मैं दिखा देती हूँ। अब वो तरबूज ले जाकर उस बच्ची को देखने के चक्कर में जाती है। तो राहुल कहता है हाँ हाँ, तुम्हारी बहन है, देख लो क्या दिक्कत है। अब वो तरबूज लेकर उधर जाती है पहुंचाने के लिए। जैसे ही हाथ में पकड़ाने वाली थी वैसे तरबूज हाथ से छूट जाता है और तरबूज गिर जाता है। और ये तरबूज जब गिरता है तो ये किसी के हाथ में नहीं होता है, बल्कि उसी लड़की के हाथ में होता है जो तरबूज बेच रही थी। अब पारुल गुस्सा हो जाती है। पारुल कहती है कि तरबूज तुमने गिराया, मैं एक पैसा नहीं देने वाली हूं। तो वो कहती है कि आंटी जी, अंकल जी ने अभी क्या कहा था कि तुम्हारी बहन कार में लेटी हुई है, सोई हुई है, और इस हिसाब से अगर इन्होंने बहन कह दिया तो मेरी बहन ही हुई, मेरी छोटी बहन है, और एक हिसाब से हमारा उसका रिश्ता हो गया। अब आप पैसे की टेंशन मत लीजिए, मैं दूसरा तरबूज लाती हूँ। और अपना दिल और अपना कलेजा बड़ा करके वो दूसरा तरबूज लाती है और देती है। और उसके बाद तरबूज देने के बाद जब राहुल पैसे निकालने लगता है तब वो लड़की हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि अंकल जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पर रिश्ते होते हैं ना, वहां पैसे का कोई मोल भाव नहीं होता। और आपने इस बहन को मेरी बहन बना दिया, हमें कैसे मोल भाव करना है? कृपया आप इसको ले जाइए, मेरा नफा नुकसान कुछ नहीं है। शायद ये इस लड़की के भाग्य में था, और शायद ये मेरी रिश्ते की नई नई बनी बहन के भाग्य में था। इसको आप ले जाइए। अब राहुल बड़ा सोचने लगता है, और उसकी पत्नी पारुल जब उस लड़की के मुंह से सारी बातें सुनती है तो भावुक हो जाती है। और उसके बाद वो जाते जाते 2,000 रुपए की नोट निकालकर उस लड़की को पकड़ा देती है। अब जब उसका पति राहुल देखता है कि अभी तक तो ये 40 और 42-45 के चक्कर में थी, अब मैडम को क्या हो गए, 2,000 रुपया पकड़ा दी, कैसी आदमी है। तो रास्ते में अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि पारुल, तुमने उसे 2,000 क्यों पकड़ा दिया? तो वो कहती है पता नहीं क्यों, असल में उसने कुछ ऐसी बातें बोल दी कि जिससे मुझे सोचकर वास्तव में लगा कि चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, अगर इसने इतना कह दिया कि रिश्ते में मोल भाव नहीं देखा जाता, रिश्ते में पैसे की कोई अहमियत नहीं होती, तो मैं भी इंसान हूं, इसलिए मैंने उसे 2,000 दे दिया। हालांकि उस लड़की ने बहुत मना किया कि मैं 2,000 नहीं लूंगी, मुझे जितने पैसे हैं उतने दीजिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पारुल जबरदस्ती 2,000 रुपया देकर उसको आ गई थी। राहुल की पत्नी पलक ने जो बातें राहुल से इस कार के अंदर कही, और जो उस तरबूज बेचने वाली बिटिया ने कहा,
उसे सारा कुछ सुनकर राहुल के दिमाग में एक बात याद आ गई। वो बात ये थी कि राहुल का एक बड़ा भाई होता है आलोक, और जब वो सऊदीया गया था उसके पहले से उनके दोनों के बीच में एक छोटी सी जमीन का विवाद चल रहा था। और जमीन का विवाद बस इतना था कि दोनों की जमीन में सिर्फ 1 फीट का अंतर आ रहा था। बड़ा भाई कह रहा था कि मुझे 1 फीट ज्यादा चाहिए, और राहुल कह रहा था कि मुझे 1 फीट ज्यादा चाहिए। जब ये सारी बातें याद आ गई तो राहुल के दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि वो लड़की जो गैर थी 1 मिनट के अंदर अपना बना लिया, वो भी मेरी पत्नी को, वो भी मेरी स्त्री को, और मैं एक आदमी हूं जो अपने बड़े भाई से 1 फीट की जमीन के लिए रोज पे रोज झगड़ा लड़े जा रहा हूं। अब ये सब सोचते सोचते अचानक वो अपनी कार की एक्सीलेटर पर स्पीड और दे देता है और जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश करता है। और फिर वो कुछ घंटे के सफर के बाद अपने घर पहुंच जाता है, और घर पहुंचने के बाद अपने बड़े भाई आलोक को फोन मिलाता है। आलोक के नंबर पर जब फोन बजता है तो आलोक को भी यकीन नहीं होता है, लेकिन आलोक के मोबाइल में उसके छोटे भाई राहुल का नंबर सेव था। वो पहले तो 2-3 बार फोन नहीं उठाता है, लेकिन 2-3 बार जब राहुल लगातार ही फोन किए जा रहा था तब आलोक फोन उठा लेता है। अब आलोक फोन उठा के बोलता है, हाँ राहुल बोलो। तो वो तेजी तेजी से रोने लगता है। तब आलोक राहुल से पूछता है कि राहुल क्या हो गया, हम दोनों भाई ही हैं। तो कहता है कि भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करिएगा। जो 1 फीट का हमारा जमीन का बंटवारा, हमारा आपसी विवाद बना हुआ है, वो 1 फीट मुझे नहीं चाहिए, आपको 2-4 फीट और चाहिए तो ले जाओ। अब आलोक बड़े सोच में पड़ जाता है कि आज राहुल का दिमाग कैसे खुल गया, आज राहुल के मन में ये सारी बातें कैसे आ गई। तो वो राहुल से पूछता है कि राहुल तुम ऐसा काहे बोल रहे हो, तुम रो कर ये क्यों बातें कर रहे हो। शायद अगर उसको सीरियस होकर ये बातें कहता तब आलोक को एक बार लगता कि हो सकता है ये कोई गलत काम करे या मुझे बरगला रहा है, मुझे फंसा रहा है। लेकिन वो रो के भावुक होके बहुत कह रहा था, ऐसे कह रहा था जैसे वो अपने भाई से मिलकर गले से लिपट कर रोना चाहता हो। तब आलोक कहता है कि ऐसा क्या हो गया। तो वो कहता है भैया कुछ नहीं हो गया, आज मैंने एक नया चैप्टर, एक नया पाठ, एक नई लाइन पढ़ी है। तब वो कहता है क्या। तो कहता है कि भैया रिश्तों में पैसों की अहमियत नहीं देखी जाती है, रिश्तों में कभी भी सस्ता और मद्दा नहीं देखा जाता है। दोनों भाई आपस में मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। राहुल आलोक दोनों एक दूसरे से गले मिलकर काफी रोते हैं। अब राहुल कह रहा था कि भैया 2 फीट आप ले लो, और आलोक कह रहा था भैया 2 फीट आप ले लो। दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत सारा प्यार करते हैं, और फिर हंसी खुशी से सब लोग एक साथ रहकर अपनी जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा के आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों जीवन में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जब कोई अपना, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारी का थोड़ी सी बातों में, थोड़े से 19-20 में आपस में रिश्ते नहीं बचाते हैं, लोग धंधा करना शुरू करते हैं, फायदा नुकसान देखते हैं। जबकि हकीकत है कई बार इन छोटे छोटे और फायदे नुकसान के चक्कर में हम अपने जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। इस कहानी को आप तक पहुंचाने का मकसद एक ही था कि अगर आपके साथ ऐसा है तो रिश्तों की अहमियत और घर की अहमियत, परिवार की अहमियत को बरकरार रखिए। ऐसे कोई निगोशिएशन के चांस में, ऐसे कोई सस्ते मद्दे के चांस में, ऐसे कोई नफा मुनाफे नुकसान के चांस में अपने रिश्तों को, अपनी अहमियत को दांव पर ना लगाएं। उम्मीद है दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को शेयर और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।